वेलकम दोस्तों, एग्ज़ाम मार्क के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ कंडीशन में एक नया डिजीज़ कंडीशन पढ़ने वाले हैं जो कि है सीजर डिसऑर्डर, जो कि क्या है, एक इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर होता है। मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट होता है और इसकी नॉलेज होना भी ज़रूरी होता है। तो आज शुरू करेंगे अपनी क्लास एक स्टोरी से। तो मिलते हैं रिया से। रिया जो कि 10 साल की एक बच्ची है, अपनी क्लास में वो साइंस के पीरियड में पढ़ रही होती है। सुबह से वो बहुत सही थी, सब कुछ ठीक था उसके साथ, और अचानक से वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। यानी कि रिस्पॉन्ड करना उसने बंद किया, आईज उसकी ऊपर की तरफ रोल हो गई और अचानक से अपनी कुर्सी से नीचे गिर जाती है। उसके टीचर ने पास में जो भी बेंच थी उनको हटाया ताकि उसको चोट ना लगे। वहाँ के सारे स्टूडेंट्स जो थे बहुत परेशान हो गए कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके मुँह से फ्रॉदिंग भी हो रही थी। ये करीब उसके साथ 1 मिनट तक हुआ और अच्छा, उस 1 मिनट के अंदर उसके हाथ पैर भी अकड़ रहे थे, जर्किंग मूवमेंट्स हो रहे थे। और 1 मिनट बाद जब वो अपने होश में आती है तो उस दौरान उसके साथ क्या हुआ उसको कुछ नहीं याद हुआ था। मतलब उसको उस टाइम क्या हुआ बिल्कुल भी उसको कुछ याद नहीं था। बस वो बहुत थकी थकी सी लग रही थी, लिथार्जिक लग रही थी। तो ये थी रिया। तो क्या हुआ उसके साथ, वो था सीजर। उसको आया था सीजर। यानी कि सीजर कहीं भी आ सकता है, किसी को भी आ सकता है, किसी भी उम्र में आ सकता है। उसको सीजर क्यों आया, कैसे आया, उसके अंदर क्या हुआ, ये चीज़ आज हम जानेंगे अपनी इस क्लास में। तो शुरू करते हैं। सीजर डेफिनेशन है, सीजर इज अ सडन यानी अचानक से एक्सेसिव इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है कहाँ पे, हमारे ब्रेन में, लीडिंग टू इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। इसकी वजह से क्या होता है, जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होने लगते हैं, सेंसरी डिस्टर्बेंस हो जाता है, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस। अभी मैंने बोला ना कि उसको कुछ याद नहीं रहता है उस दौरान, तो ये था अल्टर्ड कॉन्शियसनेस। अभी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सीजर क्या है, एपिलेप्सी क्या है। तो यही सीजर जब क्रॉनिक हो जाए, क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर में अगर बार बार आता है, यानी क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर हो, यही सीजर जब बार बार आए तो इसको क्या बोलते हैं, एपिलेप्सी। और इसको हमारे गांव में क्या बोलते हैं, मिर्गी आना, दौरे आना, ये चीज़ें बोलते हैं। ये होता क्या है, सीजर। तो सीजर क्या था ये आपको बताया मैंने। आगे देखते हैं कि सीजर का क्लासिफिकेशन शायद ज़्यादा विजिबल नहीं है तो मैं लिख देती हूँ। देखिए, सीजर इसको डिवाइड किया गया पहले दो में, पार्शियल सीजर और ये था जनरलाइज्ड सीजर। पार्शियल सीजर को फर्दर डिवाइड किया गया सिंपल पार्शियल में एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल में, और जो जनरलाइज्ड सीजर था उसको एब्सेंट सीजर एंड टोनिक क्लोनिक सीजर बोला जाता है। तो कौन कौन से पार्ट पढ़े, पार्शियल और जनरलाइज्ड। पार्शियल को फिर से डिवाइड किया गया सिंपल पार्शियल सीजर, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। जनरलाइज्ड सीजर को बोला गया एब्सेंट सीजर और टोनिक क्लोनिक सीजर। तो एक एक करके देखते हैं। पहला बोला जा रहा है पार्शियल सीजर। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिमेन्स लोकलाइज्ड। पार्शियल सीजर में क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रिकल हो रही है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जो आपके ब्रेन में हुई वो लोकलाइज्ड है, किसी एक जगह पे और छोटी जगह पे है, बहुत बड़ी एरिया पे आपको इफेक्ट नहीं दिख रहा है। इसको डिवाइड किया गया था ना सिंपल पार्शियल एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल में। तो सिंपल पार्शियल में क्या कह रहे हैं, दिस नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब कि जो सिंपल पार्शियल होता है उस पर बेबी, जो भी बेबी को आएगा उसको कॉन्शियसनेस उसका लॉस नहीं होगा, वो अवेयर रहेगा, यानी उसको याद रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ। मोटर एंड सेंसरी और ऑटोनॉमिक सिस्टम भी क्या होता है, उस पर सिम्टम्स नहीं, मतलब कोई लॉस नहीं होता है यहाँ पे। मोटर, सेंसरी और ऑटोनॉमिक सिम्टम्स में लॉस नहीं होते हैं। और सबसे मेन है इसका क्या, कि कॉन्शियसनेस उसकी रहती है, यानी वो अनकॉन्शियस नहीं होता है। अभी सबसे पहले इस पे बोला गया कि देखो अवेयर रहेगा वो, मेमोरी उसकी अनअफेक्टेड रहेगी, उस टाइम पे उसको याद रहेगा कि उस दौरान उसके साथ क्या हुआ। जैसे मैंने बोला कि रिया के केस में वो भूल गई थी कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे जब सिंपल पार्शियल सीजर जिसको आता है वो अनकॉन्शियस नहीं रहेगा, यानी नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, वो अवेयर रहेगा, मेमोरी उसकी अनअफेक्टेड रहेगी। और पार्शियल मोटर सीजर या पार्शियल सेंसरी सीजर जो होते हैं इसके अंडर आता है, सिंपल पार्शियल सीजर के अंदर आता है पार्शियल मोटर सीजर या पार्शियल सेंसरी सीजर, जो कि स्टार्ट होता है थंब से या फिर माउथ से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होगा,
सिंपल पार्शियल मोटर सीजर या सिंपल पार्शियल सेंसरी सीजर जो होता है वो थंब से स्टार्ट होता है या माउथ से स्टार्ट होता है। और इसी के अंदर ही सिंपल पार्शियल के अंदर ही एक आता है जैक्सोनियन सीजर। जैक्सोनियन सीजर में क्या होता है, इस पे इसको मार्च सीजर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्लासिकल मार्च पैटर्न दिखते हैं, इस पे क्लासिकल मार्च पैटर्न दिखते हैं। इस पे जो जर्किंग होती है वो थंब से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे आर्म की तरफ जाती है। जर्किंग थंब से स्टार्ट होगी और आर्म की तरफ जाती है, इसको क्या बोलते हैं? जैक्सोनियन सीजर। और ये एक ऐसा सीजर होता है, इन फ्यूचर ये चेंज होकर जनरलाइज सीजर में भी कन्वर्ट हो सकता है। फिर आता है हमारा कॉम्प्लेक्स सीजर। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में क्या है, कॉन्शियसनेस इस पे इम्पेयर्ड हो जा रही है, मे हैव ऑटोमैटिज्म और अल्टर्ड मेमोरी। ये क्या बोल रहा है, इसके देखते हैं आगे। इस पे क्या होता है, कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड, मे हैव ऑटोमैटिज्म, अल्टर्ड मेमोरी। इस पे देखते हैं क्या है, कह रहा है कि एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि पहले तो हमने देखा कि जो कॉन्शियसनेस है वो इम्पेयर्ड हो गई, यानी उसको आफ्टर, बिफोर और इमीडिएट उसके साथ क्या हुआ, जब उसको सीजर आ रहा है उसके पहले उसके साथ क्या हुआ था, आफ्टर बाद में क्या हुआ कुछ टाइम तक का, और इमीडिएट एट दैट टाइम क्या हुआ था उसके साथ, उसको कुछ नहीं याद रहता है। फिर क्या क्या, एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी बहुत तेज तेज से मसल्स में उसके कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस आते हैं। इस पे बॉडी का जो वन साइडेड ऑफ द बॉडी अफेक्ट होती है, यानी जर्किंग जो भी अफेक्ट होगा बॉडी के एक साइड होगी। दूसरा है एबनॉर्मल हेड मूवमेंट, और उसका जो हेड का मूवमेंट है बहुत एबनॉर्मल हेड मूवमेंट्स होते हैं। फोर्स टर्निंग ऑफ द हेड, ऐसे बहुत फोर्सफुली उसका हेड एक साइड टर्न हो जाता है। और क्या होता है, ऑटोमैटिज्म। इस पे क्या है, ऑटोमैटिज्म में रिपीटेटिव पर्पसलेस मूवमेंट करता है, एक ही मूवमेंट को पर्पसलेसली बार बार वो करता रहेगा, इसका ऐसा मूवमेंट जिसका कोई पर्पस नहीं होता है। स्टीयरिंग स्पेल्स, इस पे क्या होता है, एक ही चीज़ को वो देखता रहेगा। स्टीयरिंग स्पेल्स, लिप स्मैकिंग, अपने लिप्स को स्मैक करेगा। और स्वॉलोइंग विदाउट कॉज, के मुंह में कुछ नहीं होगा फिर भी वो स्वॉलो करता रहेगा, च्विंग करेगा, स्वॉलो करेगा। और एबनॉर्मल सेंसेशन में क्या होता है, उसको लगेगा उसकी बॉडी पे कुछ चल रहा है, एबनॉर्मल सेंसेशंस होंगे। क्या क्या बोला मैंने, इसका मेमोरी, जब कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर होगा ऐसे सीजर्स में मेमोरी उसकी इम्पेयर्ड होगी, आफ्टर द सीजर, बिफोर द सीजर और इमीडिएट उसके साथ क्या हुआ उसको बिल्कुल नहीं याद होगा। मसल कॉन्ट्रैक्शंस, बहुत एबनॉर्मल मसल्स में बहुत एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस होते हैं। बॉडी का वन पार्ट अफेक्टेड होता है, एबनॉर्मल हेड मूवमेंट होता है और फोर्स टर्निंग ऑफ द हेड, जो उसका हेड होगा फोर्सफुली एक साइड की तरफ टर्न हो जाता है। ऑटोमेटिज्म में क्या होता है, पहला पॉइंट हमने पढ़ा गया मेमोरी को लेके, फिर हमने बोला मसल्स को लेके, वन साइड बॉडी हो गया, हेड के मूवमेंट्स को बताया, एबनॉर्मल मूवमेंट एंड फोर्सफुली टर्निंग ऑफ द हेड के बाद मैंने बताया कि ऑटोमेटिज्म क्या होता है, किसी एक ही मूवमेंट को बार बार पर्पसलेसली रिपीट करना, रेपिटेशन ऑफ पर्पसलेसली, मतलब कोई पर्पस नहीं है, उसको नहीं पता क्यों कर, जैसे कि अपने कपड़े खींचते रहेगा, हैंड्स को मूव करता रहेगा। स्टीयरिंग स्पेल्स, स्टेयर करेगा एक ही जगह पे, लिप स्नैकिंग करता है और स्वॉलोइंग विदाउट कॉज, उसके मुंह में कुछ नहीं होगा लेकिन वो फिर भी लगेगा कि कुछ स्वॉलो कर रहा है। फिर है एबनॉर्मल सेंसेशन, उसको फील होगा कि उसकी बॉडी पे कुछ चल रहा है। ये था कॉम्प्लेक्स सीजर। अब नेक्स्ट देखते हैं जनरलाइज सीजर। ये तो सेकंड पॉइंट है ना, पहला हमने पढ़ा था ना, दो पार्ट में डिवाइड किया गया था सीजर को, तो दो पार्ट में जो डिवाइड हुआ था हमारा सीजर, दो पार्ट में डिवाइड किया था ना, पार्शियल सीजर एंड जनरलाइज सीजर। तो पार्शियल सीजर हमने कंप्लीट कर लिया, अब स्टार्ट करेंगे जनरलाइज सीजर। जनरलाइज सीजर में क्या होता है, इन्वॉल्व बोथ हेमिस्फीयर, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं उस पर दोनों के दोनों हेमिस्फीयर इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जब दोनों हेमिस्फीयर इन्वॉल्व है तो होल बॉडी पे आपको सिम्टम दिखेंगे इसके अंदर आता है हमारा टॉनिक क्लोनिक सीजर, जिसको ग्रैंड माल सीजर बोलते हैं। ग्रैंड माल सीजर पे बोला सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी इसका कॉन्शियसनेस सडन लॉस हो जाएगा। मसल कैसी हो जाएंगी, स्टिफनिंग, मसल में स्टिफनिंग होने की वजह से इसको टोनिक बोला गया। और रिदमिक जर्किंग जो होती है उसको क्लोनिक बोला गया, यानी कि जो मसल स्टिफ है इसलिए टोनिक, और जो जर्किंग मूवमेंट होता है उसको क्लोनिक बोला गया। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं ये देखिए, इसमें आता है जॉ क्लेंस्ड हो जाता है, एब्डोमेन और चेस्ट, जॉ जो है क्लेंस्ड, जैसे दांत उसके चिपक जाते हैं। एब्डोमेन और जो चेस्ट की मसल्स है बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाती हैं, ठीक है। अब पैलर और साइनोसिस देखने के लिए मिलता है, क्यों मिलेगा, क्योंकि जब उसकी एब्डोमेन और चेस्ट की मसल्स बहुत रिजिड हो गई तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन सप्लाई में डिस्टर्बेंस होती है।
जिसकी वजह से उसका O2 लेवल जो है वो रिड्यूस होता है, पैलेरोसाइनोसिस जैसे केसेस मिलते हैं। नेक और लेग की जो मसल्स होती हैं, नेक और लेग एक्सटेंडेड रहते हैं, वहीं उसका आर्म फ्लेक्स हो जाता है। आई रोलिंग अपवर्ड, आईज ऊपर की तरफ रोल हो जाती हैं या साइड डेविएटेड हो जाती है। प्यूपिल डायलेट हो जाता है और इनकॉन्टिनेंस यानी बाउल एंड ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस दिखता है। समझ गए? इसका क्या क्या है? ये मेन फीचर्स होते हैं किसके? टोनिक क्लोनिक, जिसको ग्रैंड माल सीजर बोला जाता है, जो कि फर्स्ट है किसका? जनरलाइज सीजर का। क्लंच क्या? जॉ क्लंच, एब्डोमेन और चेस्ट रिजिडिटी, पैलर साइनोसिस, नेक और लेग एक्सटेंडेड रहेंगे, आर्म फ्लेक्स्ड रहेंगे, आई रोल अपवर्ड या साइड की तरफ डेविएट हो जाएंगे, प्यूपिल डायलेट हो जाएगी और बाउल एंड ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। ये था हमारा टोनिक क्लोनिक सीजर। दूसरा है हमारा मायोक्लोनिक सीजर। मायोक्लोनिक सीजर में क्या होता है? सडन, अचानक से ब्रीफ मसल जर्क्स होते हैं। ब्रीफ मसल जर्क हुआ और कहाँ पे ज़्यादा दिखेगा? ये आर्म्स, शोल्डर और लेग में ज़्यादा दिखता है और इसका ड्यूरेशन क्या? लेस देन 1 सेकंड के लिए आता है। यानी मायोक्लोनिक सीजर जो कि सडन है, ब्रीफ मसल जर्क्स आते हैं जो और लेस देन 1 सेकंड के लिए होगा। इसमें पेशेंट कॉन्शियस रहेगा। ये बाइलेटरल होता है, यानी दोनों तरफ देखने के लिए मिलेगा। ये हुआ। और ये होता क्यों है? इस पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको ट्रिगर करते हैं? तो लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस और अल्कोहल, ये मायोक्लोनिक सीजर को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं। ये था हमारा मायोक्लोनिक सीजर। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अटोनिक सीजर। अटोनिक सीजर में है सडन लॉस ऑफ मसल टोन, ड्रॉप अटैक्स। किस पे क्या हो रहा है? सडन लॉस ऑफ मसल टोन। इसकी मसल टोन अचानक से सडन लॉस हो जा रही है। तो है हमारा एक, हमने पढ़ा पहले पिछली स्लाइड में क्या क्या पढ़ा? यहाँ हमने जनरलाइज सीजर का टोनिक क्लोनिक यानी ग्रैंड माल सीजर पढ़ा। ग्रैंड माल सीजर के बाद देखा मायोक्लोनिक में और अटोनिक। अटोनिक में सडन लॉस ऑफ द मसल टोन ड्रॉप होता है। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। आगे मेरा नेक्स्ट सीजर है एब्सेंट सीजर। एब्सेंट सीजर, इसको पैटिट माल सीजर बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ये लेस देन 15 सेकंड के लिए आता है। मोस्टली 6 से जो 12 साल के बीच के बच्चे होते हैं उनमें दिखता है। सडन ब्लैंक स्टेयर दिखते हैं, यानी कि सडनली वो ब्लैंकली एक जगह देखेंगे। अगर बच्चा कोई काम कर रहा है, सडन वो फ्रीज हो जाएगा और कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल एक्टिविटी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो चल रहा है, अचानक से रुक जाएगा और कुछ सेकेंड्स में वो नॉर्मली अपनी एक्टिविटीज़ करने लगेगा। मसल्स की एक्टिविटीज़ नॉर्मल नहीं रहती हैं। इस पर फ्लटरिंग ऑफ आई, बहुत जल्दी जल्दी अपनी पलकें झपकाएगा, फ्लटरिंग करेगा और लिप स्मैकिंग करता है। इसके अंदर 2 फेज आते हैं, टोनिक और क्लोनिक फेज। टोनिक में वही जो मैंने पीछे बताया सारा कुछ कि जॉ क्लेंच कर रहा है, पैलर दिख रहा है, साइनोसिस दिख रहा है, एब्डोमेन की मसल्स और चेस्ट की मसल रिजिड हो रही है, सारा इसके अंदर आता है। यानी कि जब एब्सेंट सीजर आता है तो उस पर 2 फेज में आता है, टोनिक फेज में और क्लोनिक फेज में। टोनिक जो कि इनिशियल फेज होता है, पहले टोनिक आएगा, आफ्टर दैट एंडिंग, जब एंड हो रहा होता है सीजर तो क्लोनिक फेज आता है। टोनिक फेज मैंने पहले ही बता दिया। अब क्लोनिक फेज में क्या आता है? जर्किंग मूवमेंट्स होते हैं। जर्किंग मूवमेंट्स होते हैं, इस पर क्या होता है? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का एक साइकिल चलता है और ये 3 से लेके मतलब 30 सेकेंड से लेके 30 मिनट तक रह सकता है। कब से? 30 सेकेंड टू 30 मिनट तक रहता है। तो ये था हमारा एब्सेंट सीजर। एब्सेंट सीजर यहाँ पे देखिए दिया गया है कि, तो हमने सीजर पढ़ा, आई थिंक समझ आ गया होगा कि हमने पहले पढ़ा पार्शियल सीजर, जनरलाइज सीजर। पार्शियल सीजर में हमारा सिंपल पार्शियल सीजर एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। फिर हमने पढ़ा उसके बाद जनरलाइज सीजर में टोनिक सीजर, क्लोनिक सीजर पढ़ा, एब्सेंट सीजर पढ़ा। ठीक है। जनरलाइज सीजर क्या होता है? टोनिक क्लोनिक यानी ग्रैंड माल सीजर क्या होता है? मायोक्लोनिक सीजर क्या होता है? अटोनिक क्या होता है? एब्सेंट सीजर क्या होता है? एब्सेंट सीजर के अंदर 2 फेजेस होते हैं, वो पढ़ा हमने। अभी देखिए एक सीजर है यहाँ पे, पहले मैं ये बता देती हूँ, फेब्राइल सीजर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा केसेस आपको फेब्राइल सीजर के मिलते हैं। फेब्राइल सीजर बोला मैंने। फेब्राइल सीजर में क्या होता है? ये मोस्ट कॉमन होता है 6 मंथ से 5 ईयर्स के बेबीज़ में। इसमें टेम्परेचर कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस। और जितने भी बेबीज़ को सीजर आता है उसमें 2 से 5% होते हैं जिनको फेब्राइल सीजर होता है। कॉज इसका क्या क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलीमिया, मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस, ये सारे केसेस होते हैं फेब्राइल सीजर के। तो था हमारा फेब्राइल सीजर। पीछे हम 4 पढ़ने वाले थे कि सीजर का टाइप और व्हाट में भी लुक लाइक।
तो हमने बोला एब्सेंट सीजर, मैंने बताया सडन स्टेयरिंग अनरिस्पॉन्सिव फॉर अ फ्यू सेकेंड, कुछ सडन स्टेयरिंग रहेगा, कुछ देर तक वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। मायोक्लोनिक सीजर में क्विक जर्किंग और ट्विचिंग इन द आर्म और लेग। टोनिक क्लोनिक में स्टिफ बॉडी रहेगी, रिदमिक जर्किंग दिखेगा, मे फॉल और लॉस ऑफ अवेयरनेस। अब फेब्रल सीजर एक्सप्लेन कर दिया कि फुल बॉडी शेकिंग होती है इस पर। अ फीवर इन यंग चिल्ड्रन, ड्यूरिंग अ फीवर इन द यंग चिल्ड्रन, बच्चों को जब फीवर आता है साथ में शेकिंग होती है। फोकल सीजर में क्या होता है, ट्विचिंग, ऑड सेंसेशंस और रिपीटेटिव मोशंस इन वन साइड, एक तरफ होता है फोकल सीजर, वन साइडेड होता है। ये था सीजर्स। अब ये देखिए टोनिक देखिए एंड क्लोनिक फेज देखिए। टोनिक में कैसे इसने फ्लेक्स कर रखा है और क्लोनिक फेज में कैसे एक्सटेंड करके रखा है। ये था फिगर टोनिक क्लोनिक का। अब आता है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में देखिए कि जेनेटिक, जब जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं तो जेनेटिकली जब कोई डिफेक्ट आता है उसकी वजह से क्या होता है, जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट होता है यानी अक्रॉस द न्यूरॉन्स, इनका जो इन आयंस का जो एक्सचेंज होता है ये अब्रप्ट होता है। इसकी वजह से जो डीपोलराइजेशन होता है, न्यूरॉन डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, वहाँ पे डिस्टर्बेंस होती है। किसकी वजह से, जेनेटिक अफेक्ट्स की वजह से सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट जो हो रहा होता है, आयंस का जो एक्सचेंज होता है उसमें डिस्टर्बेंस होती है। वो डिस्टर्बेंस क्या क्रिएट करती है, जो डीपोलराइजेशन होता है वहाँ पे एबनॉर्मलिटीज आती हैं। एक ये हुआ कॉज। दूसरा बोला इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड, ये पाइरिडॉक्सिन डिपेंडेंसी। एक होता है इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एक होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अगर जो इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाए, यानी कि जो गाबा है, गाबा का अगर अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाए, और एक्साइटेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ग्लूटामेट और एस्पार्टेट, ये बढ़ जाए, यानी कि जो चीज़ जो हमारी मूवमेंट्स है, एक्टिविटीज़ है, उनको सप्रेस करता है, वो और कम हो चुका है उस न्यूरोट्रांसमीटर का अमाउंट, और एक्साइटेटरी बढ़ गया है। ये दोनों मिलके कॉज करते हैं सीजर्स। अभी कॉज है हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोक्सिया एंड हाइपरकैप्निया, ये होता है। दूसरा होता है टॉक्सिन्स, इंडोजीनस अमोनिया, फेनिलकीटोन्यूरिया, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स एंड ड्रग्स, ये सब भी अल्टीमेटली कॉज करते हैं न्यूरोनल डीपोलराइजेशन, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी। सबसे मेन था इसका जेनेटिक वाला एंड इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर एंड एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। कुछ नहीं आए तो डायरेक्ट लिख देना है कि जो इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं एज कम्पेयर टू इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं, जो कि जो न्यूरोनल डीपोलराइजेशन होता है उस पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और कॉज करते हैं सीजर। ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी। अभी देखिए सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। तो सिम्टम्स में हमारा कंफ्यूज्ड स्पीच, वॉन्डरिंग, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ब्लैंक स्टेयरिंग और च्विंग, ये सारी मैंने जब पढ़ा, जितने भी टाइप पढ़ा है उसमें बीच में बताया है कि कहाँ पे कौन सा सिम्टम दिखेगा। शेकिंग, हेड ड्रॉपिंग या हेड ट्विचिंग होती है, आई मूवमेंट, ब्लिंकिंग, स्टेयरिंग ऑफ, रोलिंग बैक, पीछे की तरफ मुड़ेगा, मूव टू लेफ्ट और राइट साइड, होल बॉडी ट्विचिंग दिखेगा, बॉडी स्टिफ हो जाएगी, आर्म ट्विचिंग, लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म ट्विच हो जाते हैं, एंड लेग ट्विचिंग में लेफ्ट एंड राइट लेग ट्विचिंग होती है। ये थे सिम्टम्स। अभी आता है हमारा डायग्नोसिस। तो अगर कोई पेशेंट है सीजर का तो डायग्नोस कैसे करेंगे उसको, तो डायग्नोसिस में आता है हमारा हिस्ट्री एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीजर या सीजर एपिसोड। मीन्स कोई पेशेंट अगर आता है तो जब सीजर उसको आ रहा होता है एट दैट टाइम वो आपके हॉस्पिटल में नहीं आएगा, तो उनके पेशेंट से पूछना है, हमें पेशेंट के अटेंडेंट है जो भी उनके साथ है उनसे पूछना है कि सीजर आता है, कितने बार आया है, कितने ड्यूरेशन के लिए आता है, क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, स्टेयर कर रहा होता है, चलते चलते रुक जाता है, ये जर्किंग मूवमेंट्स होता है, हाथ को फ्लेक्स करता है, एक्सटेंड करता है, और कितने कितने ड्यूरेशन, इससे पहले कब आया था, ये चीज़ें आपको लिखनी है। कहीं फीवर तो नहीं आ रहा, हो सकता है बच्चे को फीवर आया हो, फीवर की वजह से आया है अगर सीजर तो फेब्राइल सीजर हो जाएगा। फिर आता है हमारा EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, टू डिटेक्ट द एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़। ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें कोई एबनॉर्मलिटी हो गई उसको डिटेक्ट करने के लिए EEG होता है। फिर आता है न्यूरो इमेजिंग। न्यूरो इमेजिंग में क्या होता है, CT और MRI करते हैं। ये क्या करता है, जो भी स्ट्रक्चरल कॉज है यानी कि ब्रेन
का साइज बड़ा हो गया है या वेंट्रिकल्स का बड़ा हो गया है, कोई इंजरी है, ये लीजन्स का फॉर्मेशन हो गया, अंदर ट्यूमर है, हिमेटोमा हो गया है, ये चीज़ें सीटी और एमआरआई से पता चलेंगी। ब्लड टेस्ट फॉर मेटाबॉलिक और इन्फेक्शन कॉजेज, ब्लड टेस्ट करेंगे जिससे हमें कोई इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस हो गया है, या जो हमें अभी पढ़ा था कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स तो अलग था, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें तो नहीं है। फेब्रल सीजर में भी कॉज पढ़ा हमने कि हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोकैल्सीमिया, ये चीज़ें तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें ब्लड टेस्ट से पता चल जाएंगी। फिर हमारा मैनेजमेंट, अगर किसी को सीजर आ रहा है तो मैनेज कैसे करेंगे। एंटी कन्वर्जेंट्स देते हैं। एंटी कन्वर्जेंट्स में क्या देते हैं, फिनेटोइन, वाल्पोरिक एसिड, कार्बामाजेपिन, फिनोबार्बिटोन्स एक्सेट्रा टू रिड्यूस द न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी। जो न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं उनको क्या करना है, सप्रेस करने के लिए एंटी कन्वर्जेंट्स ड्रग देते हैं। इसमें फिनाटोइन, वाल्पोरिक एसिड, कार्बामाजेपिन, फिनोबार्बिटोन्स आते हैं। सर्जिकल क्या होता है मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट में बोला है कंसीडर फॉर द रिस्ट्रेंट कॉजेज, फॉर एग्जांपल लेसिनेक्टोमी, वेगस नर्व स्टिमुलेशन। ये दो चीज़ें आपको याद कर लेनी है कि लेसिनेक्टोमी और वेगस नर्व स्टिमुलेशन होता है सर्जिकल। जैसे कि किसी के ब्रेन में लेजन हो गया तो उसको रिमूव कर देंगे, हिमेटोमा फॉर्म है उसको रिमूव करेंगे, ये सर्जिकल में आता है। फिर है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, इस पे मेंटेन सेफ्टी ड्यूरिंग सीजर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब सीजर आ रहा है तो सेफ्टी बना के सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। जैसे बहुत लोग होते हैं अगर सीजर आ रहा है तो उसको पकड़ लेते हैं, जकड़ देते हैं, तो ये नहीं करना है, उसको पेशेंट को ऐसे ही छोड़ देना है। बेड पे है तो साइड रेल्स लगा देनी, पैडेड साइड रेल्स होनी चाहिए, उसको रिस्ट्रेन नहीं करना, कपड़े अगर टाइट हैं तो लूज कर देना है। और एट द टाइम ऑफ सीजर उसके मुँह पे कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि गाँव में मिथ होता है कि रॉड दे दो, उसके आयरन रॉड टच करा दो या दूसरी भी चीज़ें जो बताते हैं वो नहीं करना है। सेफ्टी मेंटेन करने के लिए बोला गया कि क्लियर द एरिया, जहाँ पे भी पेशेंट है और सीजर आ रहा है वहाँ पे कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जो उसको हार्म करे। टर्न द पेशेंट टू द साइड, पेशेंट को लेफ्ट साइड टर्न कर देंगे ताकि कुछ भी एस्पिरेट ना करे, जैसे कि फ्रोदिंग, मुंह से अगर फ्रोदिंग हो रही है तो कहीं लंग्स में ना चली जाए, इसलिए उसको टर्न कर देंगे। लूजन द क्लोथ्स, उसके कपड़े ढीले कर देंगे। डू नॉट रिस्ट्रेन द मूवमेंट, जो मूव कर रहा है जर्की मूवमेंट्स होते हैं उसको रिस्ट्रेन नहीं करना है, बांधना नहीं, उसको पकड़ना नहीं है। और डॉक्यूमेंट द एपिसोड, जो भी एपिसोड जितने बार आया उन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करके रखना है, इससे पता चलेगा कैसा सीजर है, किस टाइप का सीजर है, और ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। मॉनिटर द वाइटल्स एंड एयरवे, उसके वाइटल्स को मॉनिटर करना है, एयरवे मॉनिटर करना है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो रिमूव करना है। मॉनिटर करेंगे हम, वाइटल्स में देखेंगे कि टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं है उसका, ब्लड प्रेशर कितना है और ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत ज़्यादा कम हो रहा है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली अबाउट द मेडिकेशन सेफ्टी एंड ट्रिगर्स, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं या पेशेंट हैं उसको हम बताएंगे कि मेडिकेशन जो प्रोवाइड की जा रही है उनको कैसे देना है और सेफ्टी कैसे बनानी है, ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो नहीं होने चाहिए पेशेंट के साथ, उन सारी चीज़ों के लिए एजुकेट करेंगे। इमरजेंसी केयर, प्रोवाइड द रेस्क्यू मेडिकेशंस इफ इंडिकेटेड। इमरजेंसी केयर में बोला गया कि प्रोवाइड रेस्क्यू मेडिकेशंस प्रोवाइड करनी है अगर ज़रूरत है तो। प्रिवेंशन क्या है, सीजर आ ही ना, इसके लिए क्या करना है, रिमूव रिड्यूस द ट्रिगर्स। ट्रिगर्स को कैसे रिमूव करने हैं, जैसे कि स्लीप डिप्राइवेशन नहीं होना चाहिए, इन्फेक्शन ना हो, ब्रेन में कोई इंजरी ना हो, अल्कोहल ना लें, ड्रग विड्रॉल, ये सारी चीज़ें रिमूव एंड रिड्यूस। ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, इन चीज़ों को रिमूव करके रखना है। रेगुलर मेडिकेशंस लेना है, कॉम्प्लेंस एंड फॉलोअप, ठीक है, मेडिकेशंस लेना है और जब भी आपके डॉक्टर ने आपको फॉलोअप के लिए बुलाया हो तो जाना है। ये था प्रिवेंशन। थैंक यू। ये था आज का हमारा एक लेक्चर सीजर। दैट्स ऑल।